हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एवरी वीक पे एक वीडियो आती है एमसीक्यूज वीडियो, जो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, सेंटर के हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एमसीक्यूज इस बेसिस पे सेट किए गए हैं ताकि आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताना है। फर्स्ट में हमें बताया गया कि आर्टिकल 39 है जो डीपीएसपी का, वो डील करता है फ्री लीगल एड एंड पुअर, फ्री लीगल एड से एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू इंश्योर जस्टिस। सेकंड में बताया गया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 है, ये ऑब्लिगेटरी है स्टेट पे कि उसको इंश्योर करना है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रमोट करना है जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। थर्ड में बताया कि नालसा, एक जो नालसा बनाया गया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये किसके अंडर बनाया गया था? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986। तो इसमें हमें क्या बताना है? फर्स्ट तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फोर्थ स्टेटमेंट हमें दी गई है कि नालसा के अंदर ये भी कहा गया है कि जिस भी पर्सन की इनकम 1 लाख से कम होगी उसको लीगल सर्विस के फ्री लीगल सर्विस के अंडर उसको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? फर्स्ट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज आर्टिकल 39 है जो डीपीएसपी का, वो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीपीएसपी पार्ट 4 में है। ओके, और ये कौन से आर्टिकल से स्टार्ट हो गए, कौन से आर्टिकल तक डीपीएसपी में आते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। आर्टिकल 14 और 22 इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रमोट करता है जस्टिस। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज सारी स्टेटमेंट सही है, ये इनकरेक्ट जस्ट ईयर की वजह से है, बिकॉज ये 1986 नहीं है, 87 है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम आपकी सी इनकरेक्ट होगी तो आपको आंसर एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली मिल जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। सेकंड, ये आपको इसका दिया गया सॉल्यूशन, ये आपने करना है। इसमें आपको सेम वही लिखा गया है सारा। जस्ट आपको ये देख लेना है कि लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है वो 3 लेवल पे है। नेशनल लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, अलग अलग लेवल पे है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे डेयर टू ड्रीम स्कीम के बारे में है। डेयर टू ड्रीम स्कीम के बारे में बताना है हमें। डेयर टू ड्रीम स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी डीआरडीओ के द्वारा। ओके, और डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और डेयर टू ड्रीम स्कीम जो थी ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके और हमारी जो इन इनोवेशन है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दिया गया है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी हमारा फोर्थ में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब कुछ इंस्टीट्यूशन इकट्ठे होकर एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसे कह देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ मेंशन है। ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है, डीपीएसपी में भी मेंशन है। फंडामेंटल राइट में कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 19 में। और डीपीएसपी में ये हमारा मेंशन है। डीपीएसपी में ओरिजिनली मेंशन नहीं था, इसको ऐड किया गया था 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, और इन्हीं के बेसिस पे ये आपकी स्टेटमेंट दी गई है। ये आपको ये आर्टिकल 19(1)(c) नहीं देखना। फर्स्ट में दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेंशन्ड इन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता चल चुका है, हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बिकॉज डीपीएसपी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ऐड किया गया था 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ये आपको देखना है कि कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया डीपीएसपी के। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहे हैं आपके। सी में दिया गया
कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जैसे आपको पता है 3 लिस्ट है हमारी, कौन से शेड्यूल में आती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो, जो 3 लिस्ट है ये हमारी 7th शेड्यूल में आती है, तो इसमें स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है। तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो हमारी स्टेट लिस्ट में आएंगी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी कंकरेंट लिस्ट में आती है। ओके, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी एंड हमारा आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुसाइड, सुसाइड रेट के ऊपर। तो रिसेंटली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें सुसाइड रेट के बारे में बताया गया था, तो इस उसी के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है सुसाइड रेट जो है वो हाइयर है नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया में, और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है स्टूडेंट जो है वो ज्यादा सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, और उससे कम प्रोफेशनल्स एंड देन डेली वेज अर्नर। तो बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज सुसाइड रेट जो सबसे ज्यादा देखा गया है वो है हमारा सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बिकॉज स्टूडेंट सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल्स आते हैं, प्रोफेशनल जो है वो भी मेंटली इल होते हैं, और वो भी सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। उसके पास बाद आते हैं डेली वेज अर्नर्स, इनका भी सुसाइड रेट्स में थर्ड नंबर पे रोल है। ओके, तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको सोल्यूशन दिया गया है सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा सुसाइड इंसिडेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक रिपोर्ट पे बेस्ड है। ये आपको अलग से आर्टिकल आया था द हिंदू में, जिसमें बताया गया था कि एसिड अटैक नॉर्मली बहुत देखे जाते हैं इंडिया में, और ये नॉर्मली ट्रेंड बन चुका है। और इसमें बताया गया था, एनसीआरबी ने डाटा दिया था कि सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स कहाँ पे होते हैं। ओके, और ये बताने देखते हैं। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि यूपी में सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स होते हैं। एक बार ही तो आप सोचोगे यूपी हर बात में टॉप है, यूपी बिहार, तो ऑफकोर्स हो सकता है यूपी में सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते होंगे, बट नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है बिकॉज यूपी टॉप पे नहीं है। ओके, हमारा जो टॉप पिक स्टेट है एसिड अटैक में वो है हमारा वेस्ट बंगाल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी में दिया गया है कि एसिड अटैक है वो जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, जहां पे भी आपको ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, ओनली ये वर्ड आ जाए तो आपको थोड़ा एक्टिव होना है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी इनकरेक्ट, और यहाँ पे हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन, बिकॉज कोई भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं। वेस्ट ये आपके लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा केसेस है, फिर यूपी एंड देन बिहार, ओ सॉरी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारा भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा रिसेंटली स्टार्ट की गई है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना होता है, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चंस में भी आपको कई बार बहुत सारे आंसर्स उसके क्वेश्चन के बेसिस पे बन सकते हैं। तो भारत छोड़ो यात्रा के बारे में बताना है हमें। भारत छोड़ो यात्रा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू स्टार्ट की गई थी, ये आपको बहुत ही डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे, एसएससी, स्टेट के एग्जाम्स में। ओके, तो ये जो स्टार्ट की गई थी ये की गई है कांग्रेस के थ्रू, कांग्रेस ने स्टार्ट किया था अभी रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध अभ्यास पे। युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, ये बताना है हमें कौन कौन सी कंट्री के बीच की जाती है, इंडिया रशिया, इंडिया यूएस, इंडिया यूके, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो है इंडिया और यूएस। इंडिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, जो रिसेंटली उत्तराखंड में कंडक्ट की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर। इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये क्लैश हो गया था युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बाद।
जैसे कि आपको पता है चाइना हमेशा उसको आदत है कि हमारे बॉर्डर में आना ही आना है उन्होंने, और फिर क्लैशेस हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली ये ही इस बार हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल। ईस्टर्न सेक्टर सेकंड में दिए गए, ईस्टर्न सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है विद चाइना। थर्ड है स्काई चीन जो है वो लोकेटेड है लार्जेस्ट सेक्टर में, और लार्जेस्ट सेक्टर आपको पता होना चाहिए पहले लार्जेस्ट सेक्टर वो है कौन सा, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, सेंट्रल है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, बिकॉज इंडिया जो है, जैसे ये हमारा इंडिया है, रुको सही करते हैं, इंडिया को हम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ट्राई करते हैं। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। ये हमारा इंडिया, ठीक है, लेट्स पॉज। तो ये हमारा आ गया वेस्टर्न सेक्टर, ये हमारा आ गया ईस्टर्न सेक्टर, ये जो हमारा बीच में आ जाता है ये है हमारा सेंट्रल सेक्टर। तो हमें बताना है कि 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट हमारी हो जाएगी करेक्ट। सेकंड है हमारी ईस्टर्न सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। ईस्टर्न सेक्टर नहीं है भाई, ये हमारा है वेस्टर्न सेक्टर, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। थर्ड है हमारा स्काई चीन जो है वो लार्जेस्ट सेक्टर में है, लार्जेस्ट सेक्टर को पता चल गया वेस्टर्न है, तो स्काई चेन भी वेस्टर्न साइड पे है, तो थर्ड हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखो, आपको डायग्राम दिया गया है, ये हमारा वेस्टर्न है साइड है, ये हमारा सेंट्रल है, ये हमारा ईस्टर्न है। ये जो है 1140 किलोमीटर है, और वेस्टर्न साइड में हमारा कितना है, 2150 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा लार्जेस्ट कौन सा हो गया, वेस्टर्न साइड, और स्काई चेन हमारे यहाँ पे है, तो हमारा स्काई चेन वेस्टर्न साइड में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वाड ग्रुप के ऊपर, ये आप कर लेना, यहाँ पे क्वाड ग्रुप आएगा। क्वाड ग्रुप में बताना है हमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, नहीं, इसमें हमें बताना ये है कौन सा मेंबर नहीं है। ये आपको क्वेश्चन इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज मोस्टली जो बच्चे होते हैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, और वो मिस्टेक ही यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो हमें नॉट बताना है कौन सा मेंबर नहीं है। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर है, इनफॉर्मली कहा जाता है कि क्वाड ग्रुप जो है वो चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें 4 मेंबर कौन कौन से हैं, एक है इंडिया, सेकंड है जापान, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ वन इज यूएस। तो आपको पता चल गया ये चारों मेंबर हमारे हैं, तो कौन से नहीं है, फिफ्थ और सिक्स नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, पंचशील पॉलिसी के ऊपर बताना है हमें। पंचशील पॉलिसी में पांच पांच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है ये। तो पंचशील पॉलिसी साइन की गई थी इंडिया और चाइना के बीच। इसमें हमारे यहाँ नॉट करेक्ट बताना है आपको, और इसमें हमारा फर्स्ट था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, सेकंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, सेकंड भी हमारा सेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा है जो है वो है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस पे, फोर्थ है हमारा म्यूचुअल नॉन इंग्रेशन पे, फिफ्थ में हमारा इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 एंड 7। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन, चलो कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये हमारा दिया गया है एनसीबीसी के ऊपर। एनसीबीसी क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा था, इसके न्यूज में रहने के पीछे एक रीजन था, बिकॉज न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का। तो आपको फर्स्ट में नेम दिया गया, आपको पता होना चाहिए कि न्यू चेयरपर्सन कौन है। सेकंड में बताया गया है कि इनिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर 1992 एक्ट। थर्ड में दिया गया है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना था 2018 में। और फोर्थ में दिया गया है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना 102 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो एक नया आर्टिकल ऐड किया गया जिसका नाम है 338B, जो किससे डील करता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है,
बिकॉज आप एक स्टार्टिंग में पढ़ोगे आपको लगेगा सही है। जैसा कि आपको इस फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दिया गया, आर्टिकल 338 ऐड किया गया, और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं आएगा, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड आएगा। ओके, तो फोर्थ हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। थर्ड हमारी क्या होगी, थर्ड हमारी स्टेटमेंट है करेक्ट है, बिकॉज 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड हुआ था। फोर्थ इनकरेक्ट है, तो आप पहली एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, सी और डी आपका कट जाएगा, आपके पास बचा ए और बी। ठीक है, तो हंस राज, आपको पता चल गया कि थर्ड हमारी करेक्ट है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। हंसराज जो है वो न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया एनसीबीसी के। यस, हंसराज जो है न्यू चेयरपर्सन है एनसीबीसी के, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको इसी के बेसिस पे ये आंसर करना है, फर्स्ट और थर्ड आपकी करेक्ट है। ओके, चाहे आपकी ये भी करेक्ट है, तो बट आपको आंसर किसके बेसिस पे करना है, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपके साथ एग्जाम में भी होगा, तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है और आपको उसी के बेसिस पे आंसर्स देने हैं। वहां पे ये नहीं लेके बैठ जाना कि सेकंड हमारा करेक्ट है और सेकंड हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया, नो, ये नहीं करना आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के ऊपर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या है, इसमें दिया गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो फाउंड की गई थी 1980 में। सेकंड दिया गया है रिपोर्ट करती है फाइनेंस में। आंसर तो आपको पहले पता चल गया इसका, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो आपका सेकंड एंड थर्ड भी आंसर होगा, बिकॉज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो फाउंड 2004 में की गई थी, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका ये जो है एगमोंट ग्रुप का मेंबर है। एगमोंट ग्रुप, आपको इसके बारे में स्टडी करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि एगमोंट ग्रुप क्या है, और इसका हेडक्वार्टर है टोरंटो में। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल ही गया है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क पे। ओके, तो रिसेंटली जो स्पेस का काम हमारे यहाँ पे कौन देखता है, जैसे यूएसए में है नासा, तो हमारे इंडिया में क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है अल्फा के साथ, किसके लिए लॉन्च किया गया, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये किस लिए किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि इनोवेशन और रिसर्च को इंक्रीज किया जा सके और न्यू डोर्स ओपन हो। ठीक है, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट आपकी नहीं है, ये जस्ट वैसी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, इसका भी आपको दिखा तो नहीं किसी ने आंसर, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली पीएम ने लॉन्च किया है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये है हमारा सी, गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, नॉट थ्रू नहीं लगना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ पे है, गोवा पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के ऊपर। कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कौन से स्टेट को डिक्लेयर किया गया है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कौन से स्टेट में है, हमारा फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हमारी डिक्लेयर की गई थी, वो कौन सी थी, सिक्किम। और अभी रिसेंटली लॉन्च डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, तो वो हमारा डिक्लेयर किया गया है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है राइट टू हेल्थ के ऊपर। राइट टू हेल्थ जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होना चाहिए कि राइट टू हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 21 जो है वो डील करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ओके, और डीपीएसपी में भी हमें हेल्थ के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, आंसर तो आपको पता चल ही गया, नॉट इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट हमारा हो जाएगा डी। क्यों है ये देखना है हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हमें हेल्थ के बारे में
लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 21 भी डील करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट क्यों होगा, बिकॉज डीपीएसपी में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 भी है, 38 भी है, 42 भी है, 43 भी है, 46 आर्टिकल आपका नहीं है, इसकी वजह से ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। 47 आपका है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है यूडीएचआर। यूडीएचआर यहाँ पे है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 1948 जो है वो डील करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि एडुकेट होनी चाहिए हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। तो ये भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा इनकरेक्ट बतानी थी, तो हमारा आंसर होगा डी। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए है। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो हमारा हेल्थ हेल्थ सब्जेक्ट हेल्थ है जो, उसको आप स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में कर दो। बिकॉज रिसेंटली जैसा कि आपको पता है जब कोविड आया सारी स्टेट लड़ रहे हैं, हमें हम अपने स्टेट को इस वे से हैंडल करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से हम हेल्थ एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इसको कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए रेदर देन स्टेट लिस्ट। ये बस रिकमेंडेशन ही है अभी तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा दिया गया प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर। ओके, तो प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, वो अगर कोई भी बिल जो अदर देन मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो वो हमारा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल पास किए गए हैं, बट इंडिया में अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक 2022 तक बहुत ही कम प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। बिकॉज अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास होंगे तो क्या इंडिकेट करेंगे कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है। ओके, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ही कम पास होते हैं। ओके, और पास होने के चांसेस तो रेयर ही होते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो हमारा किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। और प्राइवेट मेंबर बिल को पास होने के लिए क्या चाहिए, दोनों हाउस का कंसेंट चाहिए होता है हमें। और प्राइवेट मेंबर बिल, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं हमारे मोस्टली उनको अगर हमने प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट में तो 1 मंथ का नोटिस लेना पड़ता है हमें। और प्राइवेट मेंबर बिल जो हमें 1 मंथ का नोटिस ले लिया, सोचो सोचो आज मैंने 1 मंथ का नोटिस ले लिया कि मैंने प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट करना है, बट प्राइवेट मेंबर बिल मेरे को कंसेंट भी मिलेगी कि आप प्रेजेंट कर देना, बट मैं किसी भी दिन प्राइवेट मेंबर बिल को प्रेजेंट नहीं कर सकती। बिकॉज प्राइवेट मेंबर बिल के लिए एक दिन फिक्स किया गया है जो है फ्राइडे। फ्राइडे को ही हम प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने का देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में दिया गया बिल प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल वेदर इट्स अ मिनिस्टर और नोट, क्या अदर देन मिनिस्टर। तो वेदर इट इज अ मिनिस्टर, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि 40 प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक पास हो चुके हैं, नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 14। अभी तक हमारे सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया गया है कि किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, सही है। दोनों हाउस में पास होना चाहिए तभी ये लॉ बनेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड हमारी इनकरेक्ट होगी, तो हमारी करेक्ट क्या होंगी, सी और डी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये 1 मंथ का नोटिस चाहिए होता है और फ्राइडे को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुई है। और अगर आपको लगता है कि हमें इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन को देख के वीडियो को इम्प्रूव किया जाएगा। और तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।